नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, जिस तरह से आप लोग अपना स्नेह और सक्रियता बनाए हैं, उसी के क्रम में हम लोग अब क्रमवार वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। और इसी क्रम में हम अपना जो सीटेट है, जुलाई सीटेट 2024, उसमें लैंग्वेज सेकेंड जो होता है संस्कृत, आपका भाषा संस्कृत के पाठ्यक्रम पर आज हम चर्चा करेंगे। संस्कृत नाम सुनते ही जो बच्चे डर जाते हैं, संस्कृत भाषा का नाम सुनते ही दिमाग में जो डर बैठ गया है, आपके जहन में जो डर बैठ गया है, उसको दूर करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आपको सरल से सरल शब्दों में, सरल से सरल वाक्यों में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप स्वयं ही, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि जो आप लोग 10 से 15 नंबर करते थे, अपने आप से ही आप लोग कम से कम 25 प्लस के आसपास पहुंच जाएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग पास तो हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर पाते हैं, मान लीजिए, और सभी सब्जेक्ट में करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो आपको एक अच्छा अंक भी, सम्मानजनक स्कोर भी करना होता है। तो सम्मानजनक स्कोर के लिए आपको क्या करना होता है? कम से कम आपको 20 से 25 नंबर लाना किसी सब्जेक्ट में अनिवार्य हो जाता है। तो उसी लिए हम आपको ये जो सीटेट जुलाई 2024 में लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत है, इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और आपको इतना विश्वस्त करा देंगे, इतना आश्वस्त करा देंगे कि आप स्वयं से इतना, आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाएगा कि आप खुद ही जाकर पेपर में आसानी से करके चले जाएंगे। जो आपके माइंड में, जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, जो प्रेशर है, वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आइए हम चर्चा करते हैं अपने इस सीटेट के संस्कृत भाषा पर। इसका क्या पाठ्यक्रम है? तो ये आपका जो होता है 30 नंबर का, कुल 30 नंबर का आता है पेपर में आपके। तो 30 नंबर ये जो आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप 4 सब्जेक्ट में क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन सम्मानजनक स्कोर के लिए आपको इस सब्जेक्ट में भी नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, चलिए फिर देखते हैं ये जो 30 नंबर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है, 30 नंबर में ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। तो 2 भागों में पहला भाग जो आपका होता है, वो होता है व्याकरणी, मतलब व्याकरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? व्याकरण से संबंधित होता है। और जो 15 नंबर होता है, यहाँ 15 नंबर, ये जो पार्ट 1 होता है आपका, भाग 1, 2 भागों में बांटते हैं इसे। तो पहला भाग आपका होता है व्याकरण से संबंधित, और ये होता है 15 नंबर। दूसरा भाग जो आता है आपका, भाग 2 जिसे हम कहेंगे, तो ये जो भाग 2 है आपका, यहां होता है आपका शिक्षण। आपके शिक्षण से 15 नंबर अनिवार्य होता है। ठीक, तो 15 और 15 मिलाकर 30 हो जाता है। तो आप लोग यहां देखेंगे तो आपका जो ये व्याकरण है, व्याकरण में ही आपके गद्यांश भी आ जाता है। जो गद्य का अंश होता है, जिसे हम पैसेज या पैराग्राफ कहते हैं, अनसीन पैसेज अंग्रेजी में कहते हैं, वो होता है। तो अब दूसरा जो होता है, वो पद्यांश होता है। क्या होता है? पद्यांश होता है। तो ये दोनों भाग, ये तीनों भाग मिलाकर आपको पूरा 15 नंबर होता है। अब तीनों भाग में ये गद्यांश से कुछ नंबर ज्यादा, लगभग 3 से 5 नंबर के आते हैं, पद्यांश से 3 से 5 नंबर के आते हैं, 3 से 5 नंबर यहाँ, 3 से 5 नंबर यहाँ, और ये जो बच गया 15 नंबर में, वो आपका व्याकरण क्या करता है? समाहित हो जाता है। लेकिन तो देखते हैं व्याकरण में कौन कौन सी ऐसी टॉपिक हैं जिसमें से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। टेट में तो आपको अलग होता है। टेट में आपका 30 नंबर पूरा, लगभग 25 नंबर व्याकरण से होता है, और शिक्षण से 5 नंबर जुड़ा होता है। बाकी आपके जो सीटेट है, सीटेट में आपको व्याकरण में कुछ टॉपिक होती हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से व्याकरण की जो टॉपिक हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है आपका संधि। क्या होता है? संधि। ये जो संधि होती है आपकी, संधि को हम ऊपर से चर्चा कर दें तो ये 3 प्रकार की होती है आपकी। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी संधि होती है? एक होता है आपका स्वर संधि, और दूसरा जो होता है आपका होता है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि।
आप इससे मत घबराइएगा कि संस्कृत है, संस्कृत में ही देता है तो हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। हम आपको इतने कीवर्ड बता देंगे, हम आपको इतने सरल शब्दों में समझा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके संस्कृत लैंग्वेज से कि ये संस्कृत में ही है तो हम इसको हल कैसे करें। आप देखते ही उस प्रश्न को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। उसके तुरंत उसका जो ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, वो चुन लेंगे आप। तो आप इतना विश्वास हम पर रखिए कि हम आपको कम से कम 25 और 25 से प्लस नंबर प्राप्त कराने में आपकी मदद कर सकें। आप जब तक हमारा साथ नहीं देंगे तब तक हम आप ये नहीं कर सकते। हम आपको इतना आश्वस्त नहीं करा सकते। आपकी मेहनत होगी, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको भी मेहनत करनी होगी। सिर्फ आपको हमारे साथ रहना होगा। मेहनत तो सारी हम ही करेंगे। हम आपको रास्ता भी दिखाएंगे, हम आपको उतना सक्षम भी बनाएंगे। बस आपको क्या करना होगा कि हमारे साथ हमेशा लगे रहना होगा। अब हम ये पहला वीडियो आपका जो पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद से क्रमवार वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अभी तो हम आपको इसी तरह से सिर्फ थोड़ा सा सामान्य परिचय दे रहे हैं पाठ्यक्रम पर, तो थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं। देखिए आपका पहला क्या हो गया, संधि में पहली संधि कौन सी हो गई, स्वर संधि हो गई। दूसरी संधि कौन सी है, दूसरी संधि आपकी हो गई व्यंजन संधि। और तीसरी संधि जो होती है आपकी होती है विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं। तो तीनों संधि से हम आपको एकदम सरल शब्दों में समझा देंगे। आप देखते ही विकल्प को लगाकर आगे बढ़ जाएंगे और 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया आपका संधि, पहली टॉपिक आपकी हो गई। इसके बाद देखते हैं जो दूसरी टॉपिक आपकी है, इसमें समास है। तो देखा जाए समास हमें एनसीईआरटी बोर्ड में कितना मिलता है, तो समास हमें 6 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे, 6 प्रकार के मिलेंगे। पहला संधि हो गई, दूसरा समास हो गया, और तीसरे पर आए तो देखिए रूप हो गया। क्या हो गया, रूप। अब ये रूप क्या है, रूप भी आपको 2 रूपों में मिलेंगे। रूप भी आपको 2 प्रकार से मिलेंगे। पहला होता है शब्द रूप और दूसरा क्या होता है, धातु रूप। 2 रूप आपको मिलेंगे देखने को। जैसे होता है ना राम शब्द का रूप, ये शब्द रूप है। अब यहाँ पे जो आपका धातु रूप है, धातु रूप हम आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आगे। ठीक, ये रूप हो गया। चौथे नंबर पर देखा जाए तो हमारा आता है संधि समास, रूप हो गया। उसके बाद आ गए आपके लकार। क्या हो गए, लकार। लकार यानी कि क्या होंगे, इसे लकार ना कहते कारक कह दिया जाए, कारक व विभक्ति। क्या कह दिया जाए, कारक व विभक्ति। यहां से आपको 1 नंबर देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे आपके आ गए तो प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, प्रत्यय। क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय के बाद जो आता है आपका एक और 6ठे नंबर पे आ जाइए, तो 6ठे नंबर पे आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसी में आते हैं हम, यहां तक आप लोग देख चुके होंगे। आप बल्कि पेपर और पेन लेकर नोट कर लीजिए। बार बार आपको जब तक ये पाठ्यक्रम नहीं पता होगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। आपको जब तक पाठ्यक्रम पूरी तरीके से पता ना हो आप तैयारी सही नहीं कर सकते, इसलिए इनको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो व्याकरण में आपको फिर मिलते हैं विलोम शब्द। कौन मिलते हैं, विलोम शब्द। ये देखिए विलोम शब्द। फिर उसके बाद आपको मिल जाते हैं, विलोम शब्द हो गए, ये आपकी 7वीं टॉपिक है। 8वीं टॉपिक पर देख लिया जाए तो हो जाते हैं आपके विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द के बाद पर्याय वाची शब्द। आपकी विजिबिलिटी के लिए, आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हम शब्दों को थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपको कमेंट आया था कि सर थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाइए, तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दिक्कत हमको हो जाए चलेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप वीडियो पर निरंतर कमेंट करते रहा कीजिए कि सर जी सही है, यहाँ थोड़ा सा कमी है। कोई भी चीज हो तो आप तुरंत कमेंट कर दिया कीजिए और उस पर हम तुरंत अमल करेंगे, क्योंकि आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक, यहां तक आपका ये हो गया।
ठीक। अब उसके बाद आते हैं आपके गद्यांश। गद्यांश और पद्यांश ये ऐसी टॉपिक होते हैं, आपको उसी में से देखकर उत्तर करना होता है। अब देखकर उत्तर करना तो होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, गद्यांश और पद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि इसका उत्तर कैसे करें। तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रैक्टिस इतना अच्छा करा देंगे, आपको इतने अच्छे तरीके से बता देंगे, आप देखते ही गद्यांश और पद्यांश हल कर देंगे और आपका समय भी बच जाएगा। ठीक। फिर अब हम लोग आते हैं, देखा जाए तो ये जो आपका शिक्षण है, शिक्षण में आपको सिद्धांत, शिक्षण में आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलेंगे सिद्धांत, कुछ सिद्धांत मिलेंगे, और जॉन डेवी ने जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताई है शिक्षण की, वो मिलेंगे आपको, तीनों ध्रुव मिलेंगे। तीनों ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो आज ये भी आप लोग समझ लीजिए कि शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं, शिक्षा के कितने ध्रुव हैं, 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, एक होता है शिक्षक, एक क्या होता है, शिक्षक, और दूसरा क्या होता है, शिक्षार्थी, दूसरा क्या होता है, शिक्षार्थी। तीसरा होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ये 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा। कितने ध्रुव, ये 3 ध्रुव होते हैं, और इन्हीं तीनों का अंतर संबंध से ही आपको शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी में आपको जोड़ लिया जाए वातावरण। अगर आप इन्हें जान गए, अगर आप इन तीनों के अंतर संबंधों को समझ गए, तो आप शिक्षण में 15 में से 14 नंबर तो गारंटी के साथ लेके आ जाएंगे, और इसको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप इसे हम पर छोड़ दीजिए और हमारे साथ सिर्फ लगातार बने रहिए, ठीक। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपका जो चैनल है आपको पूर्णतः निःशुल्क सारे कोर्स कराने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है, ठीक, पूर्णतः निःशुल्क। सिर्फ आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। जितना ही ज्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, ये हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक। आपको हम मुफ्त सारी कक्षाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपका सिर्फ इतना सा कार्य है, क्या कार्य है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन बैचेज में सफलता, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सफलता दिलाए हैं, उसी तरह से अब ऑनलाइन भी हम लोग उसी लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, उसी लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, ठीक। चलिए फिर देखते हैं कि ये जो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और वातावरण, जिसे आप लोग पर्यावरण कहते हैं, इन सबका अंतः संबंध, अंतः क्रिया यदि आप समझ गए, तो इसका मतलब है कि आप शिक्षण के 15 नंबर में से 14 नंबर तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 14 नंबर जब आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका सीटेट में सम्मानजनक स्कोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए और बता दिया जाए तो ये जानकारी देखिए हमारे दिमाग में अभी भी आ गई कि आपका ये जो सीटेट है, जुलाई सीटेट 2024 है, ये सभी बच्चों के लिए अंतिम है। अब अंतिम क्यों है, इसे भी थोड़ा सा जान लिया जाए। तो अंतिम यह इसलिए है कि इसके बाद आपका सीटेट का, अभी तो आपका ये जो पेपर है सीटेट का, ये सीबीएसई बोर्ड करवाता है, इसका पैटर्न अलग है, और इसके बाद आपका कौन सा कराने लगेगा, एनसीटीई कराने लगेगा पेपर। हो सकता है एनसीटीई करवाए, जब एनसीटीई करवाएगा वो उसका खास पैटर्न होता है, उसमें थोड़ी आपको कठिनता का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ी सी समस्या तो जरूर बढ़ जाएगी। इसलिए आप इसी को अंतिम मानकर, इसी सीटेट जुलाई 2024 के पेपर को अंतिम मानकर अच्छा सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और जो हमारे यूपी बीएड में एडमिशन लिए हैं, बीएड और बीटीसी में, जिसे डीएलएड कहा जाता है, डीएलएड कहा जा रहा है, डीएलएड और इसमें बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो एडमिशन अभी अभी लिए हैं, जिसे अपीयरिंग कहा जाता है, अपीयरिंग वाले बच्चे भी मान्य हैं। अगर वो पास कर लेते हैं, पहले से ही पास कर लेते हैं, तो वो आजीवन मान्य होगा उनका। तो आपके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है इसके लिए कि आप ये सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर लीजिए, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना हो, एस्टेट पर फोकस करना हो, ठीक। चलिए फिर ये सिद्धांत हो गए, और इस सिद्धांत में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना होगा, क्योंकि अब हमारी जो शिक्षा है वो क्या हो गई है,
बाल केंद्रित हो गई है। किस पर हो गई है? बाल केंद्रित हो गई है। इस पर भी ध्यान देना होगा, अति आवश्यक हो गया है कि शिक्षा किस क्या हो गई है। जो प्राचीन शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन जो अब हमारा नई शिक्षा नीति है, हमारा जो ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्रित मानकर, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करना होता है, उन पर कोई भार देना नहीं होता है। ठीक, तो आपका ये जो संस्कृत भाषा थी, ये लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप इसे क्या करते हैं, चयन करते हैं इसका, और इसमें बहुत ज्यादा आपको समस्या होती है। आपके दिमाग में जो डर बैठ गया है उसको दूर करने के लिए हम आपके समक्ष उस पे पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, और देखिए प्रस्तुत भी किए। और आपका जो है ये सीटेट का संस्कृत जो है उस पे पाठ्यक्रम पर चर्चा हो गई। तो देखिए जैसे कि अभी आपका जनवरी 2024 में सीटेट हुआ है, उसमें संधि से आपको एक प्रश्न आया था। जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार था, सभी लोग इसी पर ही क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। क्या था? एतः वृक्षः। क्या शब्द आया था? एतः वृक्षः, वृक्षाः, ये शब्द आया था। और इस शब्द में आपके संधि में और क्या पूछा था? संधि विच्छेद पूछा था। क्या पूछ रखा था उसने? संधि विच्छेद। इस शब्द में क्या पूछा गया है? संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पहला जो आपका इसमें वो था, क्या बोलते हैं इसे, विकल्प था। अब देख लिया जाए, ये जो आपका विकल्प है वो कौन सा विकल्प है? तो पहला विकल्प आपका था एतद धन दृशः धन छः। एतद धन दृशः, दृश्य धन छः, ये आपका पहला विकल्प था। और देखा जाए आपका दूसरा विकल्प, तो दूसरे विकल्प के रूप में आपका क्या था? एतद, जो दूसरा विकल्प आपका बना वो था एतद धन दृश्य धन कई, ये था आपका दूसरा विकल्प। तीसरे विकल्प पर आए तो तीसरा विकल्प भी आपका इसी तरह से मिलता जुलता है, एतद धन दृश्य धन पिप। चलिए फिर आते हैं अगले पर, तो ये बनता है इदम दृश्य और धन छ। ये आपके चार विकल्प आए थे। ये अभी हाल ही में जो आपका जनवरी में सीटेट का पेपर हुआ है उसमें आया हुआ ये प्रश्न है। मैंने अभी आपको जो पाठ्यक्रम पर चर्चा किया उसमें आपको दिया था एक टॉपिक आई आपकी संधि, संधि में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक, तो अब इसमें आपको सही विकल्प चुनना था। जब तक आप संधि पूरी तरीके से सही से नहीं जान पाएंगे तब तक आप इसमें उत्तर सही नहीं कर सकते। और आपको यहाँ क्या होता है, विकल्प से भी चुनना आना चाहिए, जिसे कहते हैं विकल्प इलिमिनेशन। विकल्प से आपको चुनना। देखिए इदम, यहाँ ए है तो ई का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही निकल गया। आपके पास तीन थे, ट्विप, ये देखिए आपको प्रत्यय भी आना चाहिए इसमें। अगर आप प्रत्यय भी सही से जान रहे हैं तो आप लगा लेंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, जब इसका भी कोई मतलब नहीं है तो अब बताइए, जब ये दोनों निकल गए तो बचे आपके पास दो हैं। तो इतना तो आप देखिए, दो विकल्प तो आपके पहले ही खत्म हो गए। कितना आसान हो गया आपके लिए। जब इतना आसान आपके लिए ये हो गया तो अब बताइए आप किसको इसमें से सही करेंगे। इसमें से अब आप किसको सही करेंगे? तो ये देखिए हो गया माफी चाहते हैं आपसे। चलिए देखिए, फिर उसके बाद आपका ये वाला विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। तो हम आपको इतने सरल शब्दों में बता देंगे, इतने अच्छे से बता देंगे, प्रत्यय उपसर्ग और संधि समास इतनी अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आप विकल्प देखते ही, पहले कुछ विकल्प को ऐसे ही काट देंगे, देखते ही, नजर पड़ते ही 10 सेकंड के अंदर ही, आप ज्यादा 5 सेकंड के अंदर ही क्या करेंगे, 5 से 10 सेकंड में आप
विकल्प चुनकर आगे बढ़ जाएंगे और आपका जो समय यहाँ पर बच जाएगा वो आप अपने दूसरे विषय में क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। तो आपको यह पाठ्यक्रम पर चर्चा देखकर ही समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे और पेपर को हल करेंगे, कितने सरल शब्दों में समझेंगे। इससे आपके अंदर क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपका प्रेशर कम होगा दिमाग पर। प्रेशर जब कम होगा तो आप परीक्षा हाल में संतुष्टि के साथ अपने पेपर को करके आएंगे। और आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको जिस तरह से पूर्णतः निःशुल्क कक्षाएं दे रहे हैं आगे भी देते रहें। धन्यवाद।